हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और बीपीएससी की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है अबाउट द मेटल एंड अ नॉन मेटल। दैट मींस धातु एवं अधातु के बारे में। तो हम अपनी जनरल लाइफ में बहुत से धातु और अधातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखते हैं। तो हम कैसे पहचानते हैं? तो जनरली हम देख के बताते हैं कि ये चमकदार है या कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल को पहचानते हैं। तो आइए हम उन प्रॉपर्टीज को पहले कंपेयर करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस यानी कि कठोरता। तो अगर हम मेटल को देखें तो मेटल्स आर हार्ड, वो हार्ड होते हैं और जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल को देखा जाए तो नॉन मेटल्स भी या तो सॉलिड स्टेट में पाई जाएंगी या तो गैस स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें इन दोनों के एक्सेप्शंस, ये जो थर्ड कॉलम है वो एक्सेप्शंस का है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेटल के केस में सभी मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी Hg स्टैंड्स फॉर मरकरी ना, ये मरकरी जो ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, केवल यही एक मेटल है। इसी तरीके से सारे नॉन मेटल आइदर सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन Br2 वाला ये ब्रोमीन, ये जो है ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब वो जो चमक आपको सोने में चांदी में दिखती है उसी को कहते हैं मेटालिक लस्टर, जो कि मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो सारे मेटल्स में ये पाया जाता है, नॉन मेटल्स में ये जनरली नहीं पाया जाता है। केवल आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें कि ये लस्टर यानी चमक पाई जाती है। तो आयोडीन को आप देखेंगे तो वो भी चमकता हुआ दिखेगा, तो उसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी मेटल या नॉन मेटल को किसी भारी चीज से हथौड़े से पीटते जाए और उसकी शीट बना ले, अगर आप शीट बना लेते हैं तो वो मैलिएबल है, अगर नहीं बना पाते हैं तो वो नॉन मैलिएबल है। तो मैलिबिलिटी यानी कि चादर बना पाना, पतली शीट बना पाना, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, तो इनमें होती है, जबकि नॉन मेटल्स में नहीं होती और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट है डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी धातु या अधातु को आप खींच के एक पतले वायर के फॉर्म में, एक पतले तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो दैट मीन्स कि वो क्या है, डक्टेबल है। तो डक्टिबिलिटी ये भी मेटल का गुण है, तो मेटल में ये पाया जाता है। और गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल जो है वो मेटल है, इसकी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है बिना टूटे हुए। नॉन मेटल्स में ये नहीं पाया जाता है और ना ही इसका कोई एक्सेप्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट कंडक्टिविटी। दैट मीन्स अगर एक सिरे पे मेटल को गर्म करें तो क्या दूसरे सिरे तक गर्मी पहुंचेगी, और सेम यही चीज अगर हम नॉन मेटल में देखें तो क्या होगा। तो जो मेटल होता है, मेटल ये हीट का कंडक्टर होता है, यानी ये ऊष्मा का सुचालक है, ये सुचालक है, जबकि नॉन मेटल ये कुचालक है, यानी कि ये अपने से हीट को जाने नहीं देता है। तो अगर मेटल को लेंगे और एक सिरे पे गर्म करेंगे तो थोड़े देर बाद दूसरे सिरे पे भी गर्मी पहुंचेगी, जबकि अगर कोई नॉन मेटल लेंगे और उसके एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरे सिरे तक गर्मी नहीं पहुंचेगी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, यानी क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी विद्युत को भी एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाएगा, यानी क्या करंट उससे पास होगी। तो अगर हम मेटल्स को देखें तो ये विद्युत के भी सुचालक होते हैं, यानी कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कुचालक होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है एक्चुअली, सबसे पहले ये समझ लीजिए। कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, ये जो है अधातु है, और लेकिन ये कई फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट या डायमंड, ये सब इसके फॉर्म है। तो इसके फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये एक्सेप्शन है जिसमें कि नॉन मेटल वो की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है।
इन केस ऑफ हीट कंडक्टिविटी, अगर मेटल के केस में देखें तो आप सिल्वर और कॉपर, सिल्वर यानी चांदी और कॉपर, ये दोनों हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर है, इसीलिए कॉपर की वायर बनाई जाती है ज्यादातर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, जबकि लेड और मरकरी ये बहुत कम सुचालक हैं। तो दो और प्रॉपर्टीज है इनकी, लेकिन उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दो और प्रॉपर्टीज हैं। जो एथ है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है, दैट मीन्स वो बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो वो जो है आराम से पिघल जाते हैं। इसका एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड क्या है? डायमंड जो है, जैसा मैंने बताया था कि कार्बन कई फॉर्म्स में पाया जाता है, तो उसको कहते हैं एलोट्रॉप। हर फॉर्म को एलोट्रॉप कहते हैं। डायमंड भी एलोट्रॉप है और जो आपका ग्रेफाइट था वो भी एलोट्रॉप है। तो डायमंड जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है, तो ये एक्सेप्शन है। और इसी तरीके से सीजियम और गैलियम, Ga है, सीजियम और गैलियम ये दोनों मेटल्स हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो मेटल होते हुए भी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? काफी कम है, तो ये भी एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो मैंने बताया था मेटल में जो है हार्डनेस पाई जाती है, यानी मेटल बहुत हार्ड होते हैं, जो पहला ये है, उसके केस में भी एक एक्सेप्शन है। वो ये है कि अल्कली मेटल, अल्कली मेटल किसे कहते हैं? अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो तो जो सबसे पहला कॉलम होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला कॉलम, उसको कहते हैं अल्कली मेटल। तो वो जो मेटल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये जो है इनको चाकू से काटा जा सकता है, और इसलिए ये भी क्या है? ये भी एक्सेप्शन है। और ये काटे क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इनका एम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है और इनकी डेंसिटी भी लो होती है। तो ये सारे एक्सेप्शंस भी आपको याद रखने हैं, बल्कि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने देखा कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए या अलग करने के लिए, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी करनी पड़ेगी। सो केमिकल रिएक्शन जो आपको पढ़ना है मेटल्स का, वो केवल ये 4 है, इसलिए आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके इसको रख दिया है, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है ऑक्साइड, यानी कि ये बना लेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। दूसरा है वाटर से रिएक्शन। तो मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? ये बना लेता है ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये मेटल हाइड्रोजन को निकाल देता है एज अ गैस मॉलिक्यूल, तो ये गैस निकल जाएगी। चीज है विथ एसिड। एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करेगा? तो मेटल जो है एसिड के साथ उसका सॉल्ट बना लेता है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ मिलके बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये 2Cl है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेगी। उसके बाद जो लास्ट है दैट इज कि कैसे मेटल जो है वो किसी और मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हमने पहले भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने टाइप की होती हैं, तो उसमें ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि विस्थापन, अगर आपको याद हो विस्थापन रिएक्शन था या अभिक्रिया थी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ज्यादा एक्टिव मेटल होता है वो कम एक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है और उसका सॉल्ट बना लेता है। तो यहाँ एल्युमिनियम ज्यादा एक्टिव है आयरन से, तो ये आयरन की जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम का क्लोराइड बन जाएगा, और उसके बाद ये आयरन जो है वो अलग से प्रेसिपिटेट हो जाएगा या निकल जाएगा। तो ये 4 टाइप के इक्वेशंस हैं जो बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास जितने मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में नॉन मेटल्स बहुत ही थोड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मेटल्स हैं
वो जो रिएक्शंस करते हैं उसमें से ये जो ऑक्साइड बनता है इसकी काफी प्रॉपर्टी है, तो इसको हम अलग से अभी पढ़ेंगे कि जो ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर या उनका रिएक्शन अगर किसी और से कराया जाए तो कैसा होगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तीसरी चीज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेटल्स जो हैं वो सारे एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते। तो चाहे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो, वाटर के साथ हो, एसिड के साथ हो या मेटल सॉल्ट के साथ हो, सब अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से काम करते हैं। तो वो पढ़ने से पहले हम सारे मेटल्स को तो नहीं कंपेयर कर सकते, बट इंपॉर्टेंट वन को आपको याद रखना होगा कि उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो ये 12 मेटल्स हैं, यानी 12 मेटल्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना होगा, और ये भी याद रखना होगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। दैट मीन्स ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिवनेस क्या होती जा रही है, यानी उसकी अभिक्रिया या क्रियाशीलता वो कम होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम होगा। तो पोटेशियम से लेके एल्युमिनियम तक को मोस्ट रिएक्टिव कहा जाता है। इसमें भी ऑर्डर है, अगर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को आप कंपेयर करेंगे तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम। इसी तरीके से जिंक, आयरन, लेड और कॉपर ये मीडियम रिएक्टिव है, जबकि मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये जानने के बाद जब हम ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम बाकी चीजों को लेंगे। तो हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था तो ये मेटल ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड अगर HCl से रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, ये कॉपर का क्लोराइड बना लेगा यानी सॉल्ट बना लेगा CuCl2, और उसके अलावा वाटर बनाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रिएक्शन जो बन रहा है प्रोडक्ट वो सेम है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। तो ये एसिड है तो क्यूप्रस ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो जो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड हैं वो जो है वो बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। यानी अगर हम मैग्नीशियम तक लें तो इसका ऑक्साइड बेसिक होगा। उसके बाद जैसे एल्युमिनियम या जिंक है, कुछ कुछ ऑक्साइड क्या करते हैं, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्युमिनियम या जिंक ले लें, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो अगर एल्युमिनियम का ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बना लेता है और वाटर बना लेता है। अब अगर यही एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस से यानी NaOH से रिएक्ट करे तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे जब ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स कि मेटल के कुछ ऑक्साइड, स्पेशली जो रिएक्टिव वन है, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि उसके बाद वाले ये एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। तो दूसरी अगर मेटल ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो जनरली सारे मेटल ऑक्साइड जो है वो नॉन सॉल्युबल होते हैं, यानी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। लेकिन कुछ, कौन से कुछ, ये जो ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम और पोटेशियम, ये क्या करते हैं, ये ऑक्साइड जैसे सोडियम का ऑक्साइड ले लिया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, दैट मीन्स बेस बना लेते हैं NaOH। इसी तरीके से पोटेशियम का ऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करके बेस यानी KOH बना लेता है। आपको पता है ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये सारे मेटल्स हैं वो अलग अलग कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो जो पहले दो मेटल हैं पोटेशियम और सोडियम, वो ये दोनों जो है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं, यानी अगर ड्राई स्टेज में है तो ये रिएक्ट कर जाते हैं और आपको आवाज सुनाई देती है, इसलिए सोडियम जो है वो ड्राई स्टेज में नहीं रखा जाता है। इन दोनों को कैरोसिन ऑयल में डिसॉल्व करके रखते हैं ताकि ये वाटर से रिएक्ट ना कर पाए। जबकि इन केस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड ऑलमोस्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक, बल्कि लेड को भी ले लिया गया है,
तो इस कंडीशन में जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन में, तो वो एक पतली ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। ये लेयर क्या करती है, ये लेयर फर्दर यानी फिर ऑक्सीडेशन को रोक देती है, क्योंकि हवा और मेटल के बीच में वो ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। इस टेक्निक का यूज करते हैं एल्युमिनियम के केस, मींस एल्युमिनियम के बर्तन में एक मोटी लेयर जो है ऑक्साइड की लगा दी जाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, देखिए एनोडाइजिंग में जो प्योर एल्युमिनियम होता है उसका एनोड बनाते हैं। एनोड क्या है, इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो लिक्विड होता है उसकी जगह पे H2SO4 यूज करते हैं। ये क्या है मैं बताती हूं। जैसे कि ये एक शेल है, तो इसमें एक लिक्विड भरा होगा और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस केस में जो पॉजिटिव होता है वो एल्युमिनियम का होता है, नेगेटिव किसी और का लेते हैं, और यहाँ पे H2SO4 का सोल्यूशन लिए रहते हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड पे आता है। यहाँ ऑक्सीजन आया तो ये एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज किया तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना। तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड बनता है, ये बार बार करने पे एक मोटी लेयर आ जाती है जो कि बर्तन को फर्दर जो है वो ऑक्साइड या ऑक्सीडाइज होने से बचा लेती है, तो बर्तन खराब नहीं होते, एक ही जैसे रहते हैं। ये जो लेयर बनती है मोटी सी एल्युमिनियम की, इसको कई बार पॉलिश या डाई कर दिया जाता है जिससे बर्तन काफी चमकते हुए दिखते हैं। अब अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से, मतलब आप आयरन को जलाइए तो जलेगा नहीं। लेकिन अगर आप आयरन के ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, वो जो छोटे छोटे बारीक बुरादे होते हैं उनको ले लीजिए और उनको अगर आग में डालिए तो वो काफी तेजी से जलने लगते हैं। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि थोड़ा गरम जब हम मेटल यूज करेंगे तब कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनता है, लेकिन तभी बनेगा जब इन्वायरमेंट गर्म होगा या मेटल थोड़ा गर्म होगा। अगर सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये सबसे नीचे आते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। सो अब बात करेंगे रिएक्टिविटी विथ वाटर। तो इसमें भी जो दो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, वो बहुत विग्रसली एक्ट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम जैसा मैंने बताया था किससे, वाटर से, और अल्कली बना लेते हैं यानी कि NOH बना लेते हैं, और साथ में हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी इतनी होती है कि इसमें जो गैस निकलती है हाइड्रोजन, ये आग पकड़ लेती है और आपको आवाज भी सुनाई देती है बम सी, और जलता हुआ आपको दिखेगा। तो अगर सोडियम को पानी में डालेंगे तो आपको आवाज के साथ साथ एक जलने का एक्सपीरियंस होगा जो कि हाइड्रोजन गैस जलने की वजह से होता है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही काफी रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी वाटर के साथ एक तो ऑक्साइड बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है, लेकिन इस केस में एनर्जी इतनी नहीं होती है कि आपको आवाज सुनाई दे या आग जले। लेकिन ये जो हाइड्रोजन निकलता है, इसके जो बबल्स होते हैं वो मेटल पे के नीचे होते हैं। तो ये जो कॉपर होता है वो जो है वो फ्लोटिंग स्टेज में दिखेगा आपको। तो मेटल जो है आपको पानी में फ्लोट करते दिखेंगे। कौन सा मेटल? कैल्शियम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि मेटल के नीचे इकट्ठा रहती है, तो वो उसको फ्लोट करा देती है क्योंकि हल्का कर देती है। तीसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एकदम कैल्शियम की तरह काम करता है, लेकिन ये जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर पे नहीं करता, ये वार्म वाटर पे या हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। तो हॉट वाटर की कंडीशन में ये सेम ऐसे ही काम करेगा, यानी मैग्नीशियम प्लस वाटर, ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड बना देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, और इस केस में ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बबल की वजह से
फ्लोट करेगा, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों आपको फ्लोटिंग स्टेज में दिखेंगे अगर वो वाटर में रखे गए हैं। एल्युमिनियम और आयरन जो है वो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, और स्टीम से रिएक्ट करके ये सेम ऑक्साइड बनाते हैं। तो एक मैं एग्जांपल लिख रही हूं, एल्युमिनियम है, ये वाटर से रिएक्ट किया तो बना लिया ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2। अगर हम कॉपर, लेड, सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो ये नॉन रिएक्टिव है, ये वाटर से कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। आप देखते हैं, आप अपने चांदी की ज्वेलरी को या सोने की ज्वेलरी को आराम से वाटर में डालते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद एसिड। एसिड या अम्ल के साथ कैसे काम करते हैं, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, बाकी वो जो शुरू वाले हैं वो तो ऑलरेडी इतने रिएक्टिव हैं कि एसिड से तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मैग्नीशियम से, यहाँ से। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये चारों डाइल्यूट एसिड से यानी डाइल्यूट HCl से जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम प्लस HCl क्या बना लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन इनका रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से कराया जाता है, नाइट्रिक एसिड से, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती है? इस केस में भी रिएक्शन सेम ही होगा, मैग्नीशियम HNO3 से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है, इसको जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, ये जो है हाइड्रोजन को HNO3 ये बदल देता है वाटर में, और खुद नाइट्रोजन का कोई और ऑक्साइड बना लेता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो इसलिए जब भी HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। थर्ड है कॉपर। कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, यानी ये नॉन रिएक्टिव है टुवर्ड्स द डाइल्यूट HCl। कॉपर के अलावा बाकी भी जो नीचे के एलिमेंट्स हैं जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, वो डाइल्यूट HCl से कोई भी रिएक्टिविटी नहीं करते। बट एक रिएजेंट है एक्वारीजिया, AQUAA, एक्वारीजिया। ये किसका बना होता है, ये HCl और HNO3 का 3:1 का कॉम्बिनेशन है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है गोल्ड को और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। ऐसे अगर केवल HCl ले ले या केवल HNO3 ले ले तो कोई भी गोल्ड या प्लैटिनम को डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन एक्वारीजिया जो है वो गोल्ड या प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी विद अदर मेटल सॉल्ट। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जब भी मेटल किसी और मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा और अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सॉल्ट में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ये इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो विस्थापित कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है वो ऊपर वाली पोजीशन का होना चाहिए, और जो डिस्प्लेस हो रहा है या विस्थापित हो रहा है वो नीचे का होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं या एक्चुअल में रिएक्ट करते ही क्यों हैं। तो अगर आप मेटल को देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में वो पहले आते हैं जनरली, और नॉन मेटल बाद में आते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें मेटल का तो सोडियम है, और इसी तरीके से एक नॉन मेटल का ले लें तो Cl है। तो अगर सोडियम का हम प्रोटॉन का नंबर देखें तो वो 11 है और क्लोराइड का 17। तो अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो पहला ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में, फिर L शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर सबसे बाहर यानी M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से अगर यहां Cl का बनाए तो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहर सबसे बाहर यानी M शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो देखिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो जो अंदर वाला शेल है एल शेल वो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से इसको, इसके पास दो कंडीशन है, या तो बाहर वाले शेल से 7 के 7 इलेक्ट्रॉन यानी 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तब वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला पूरा है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले और क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इस केस में ये निकालना आसान है, तो ये क्या हो जाता है, ये निकल जाता है और जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है जो ऐसी होती है, ये और ये कंप्लीट है। और इस केस में ये क्या हो जाता है, सोडियम प्लस हो जाता है, बाहर वाला एम शेल हट जाता है। जबकि इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है ऐसे, और ये हो जाता है माइनस। आपको पता है जो माइनस होते हैं इनको कहते हैं एनायन, ये आयन, और जो पॉजिटिव होते हैं उनको कहते हैं कैटायन। तो ये एनायन और कैटायन आपस में इस चार्ज के थ्रू जुड़े रहते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, यानी कि विद्युत बंधता होती है इसमें। विद्युत बंधता का फायदा क्या है, विद्युत बंधता के केस में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या बॉन्ड के केस में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने का फायदा क्या है, इनकी जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, स्पेशल गुण आ जाते हैं। क्या क्या है वो, अगर इनकी फिजिकल स्टेट देखेंगे तो ये सॉलिड होंगे और ये ब्रिटल होंगे। ब्रिटल मतलब भंगुर होता है, यानी कि अगर इन पे किसी चीज, भारी चीज से आप मारेंगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। और अगर इनका एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ये भी काफी हाई होता है। क्यों हाई होगा, क्योंकि इसका फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तीसरा, अगर सॉल्युबिलिटी देखें तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। देखिए आयंस बना रहे हैं, और आयंस वाटर में यानी पोलर सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल होंगे, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। लेकिन किस में नहीं होंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि केरोसिन या किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। अगर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता की बात की जाए तो क्योंकि ये आयन है इसलिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का चलना ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये क्या होंगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे।